Hello everyone, I am Soni Kumari and today in this class we are going to discuss about 1857 revolt. This class will be in bilingual. I will write in English but I will explain in Hindi so that everyone in this class will be understand. Okay, so 1857 revolt. हम सबने स्कूल से ही 1857 रिवोल्ट के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ रखा है और कुछ ना कुछ सुन रखा है। तो आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि 1857 रिवोल्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और इसके क्या रीजन्स थे, क्या काउज थे और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडियन स्ट्रगल में। पहला जो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि काउजेस क्या थे 1857 रिवोल्ट के। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो लीडर्स कहाँ से आए और उनका सेंटर्स क्या था। तीसरा हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये रिवोल्ट आखिर फेल क्यों हो गया और उसके क्या रीजंस थे। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडियन सोसाइटी पे। उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट हिस्टोरियंस हैं और जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि उनका क्या ओपिनियन था, उनका क्या कहना था इस 1857 रिवोल्ट के बारे में। ओके, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1857 रिवोल्ट। जो 1857 रिवोल्ट जो था ये पहला इंडिया का रिवोल्ट नहीं था अंग्रेजों के खिलाफ। इससे पहले अंग्रेजों के अगेंस्ट बहुत सारे रिवोल्ट हो चुके थे पहले। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखें तो संथाल 1855 का। तो ये सब जो इससे जो पहले जो रिवोल्ट हुए वो सब जो थे एक ही रीजन और एक ही कम्युनिटी स्पेसिफिक थे। उनका पूरा इंडिया या पूरा इंडिया नहीं बोले तो एक ब्रॉडर इंडिया पे इम्पैक्ट नहीं था और एक ब्रॉडर इंडिया का लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं था उस रिवोल्ट में। तो 1857 रिवोल्ट जो था उसमें एक ब्रॉडर इंडिया कॉन्सेप्ट का इम्पैक्ट आता है। हर जगह के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हर रीजन के। तो सबसे पहला मुद्दा आता है कि ये रिवोल्ट स्टार्ट क्यों हुआ। तो जो 1850s तक आते आते जो ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस था इंडिया में वो काफी बढ़ चुका था। काफी सारे जो स्टेट्स थे वो ब्रिटिश रूल के डायरेक्टली अंदर थे और बहुत सारे इनडायरेक्टली। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्रिटिश रूल जो था वो इंडिया के बहुत सारे बड़े टेरिटरी को रूल कर रहा था। इस रूल से क्या हुआ कि यहाँ की जो पोजीशंस, यहाँ के रूलर्स के जो पोजीशन थे वो हिल गया। बहुत सारे रूलर्स का स्टेट को ब्रिटिशर्स छीन लिए और अपने अधीन कर लिए। तो इससे बहुत सब तबके के लोगों पे इम्पैक्ट पड़ा। तो जैसे कि रूलर्स, जमींदार, सिपॉय जिनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है 1857 पूरा इसको एक तरह से मास्टरमाइंड कह सकते हैं 1857 रिवोल्ट का। एजेंट्स, पंडित, मौलवी, सब लोगों का पार्टिसिपेशन था। ब्रिटिश रूल जो है सब ब्रिटिश रूल से लोगों को खतरा लगने लगा, इंडियंस को खतरा लगने लगा। इंडियंस कंबाइंड हिंदू मुस्लिम्स एंड ये जो है ब्रिटिश जो है चार चीजों पे खतरा हुआ जो कि इंडियंस को या किसी को भी बहुत प्रिय था उस टाइम के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वो चार चीजें क्या थी। तो पहला हम बोलेंगे रिलीजन, दूसरा लाइफ, तीसरा प्रॉपर्टी और चौथा ऑनर। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे वो क्रिश्चियन थे। तो ब्रिटिश अपने साथ साथ क्रिश्चियनिटी को भी इंडिया में प्रोपगेट करने लगे। उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स जब आए तो यहाँ के रूलर्स का जो है टेरिटरी छीन गया उससे। तो ये उनके ऑनर को धक्का लगा और ये जो है ब्रिटिश रूल जो है इन सबको कुमुलेटिव एक रीजन दिया। सारे इंडियंस इन सबको कुमुलेटिव रीजन दिया टू ऑर्गेनाइज्ड अगेंस्ट ब्रिटिश। ये तो हम ओवरव्यू समझ गए कि क्या क्या बैकग्राउंड में चल रहा था 1857 रिवोल्ट से। तो उसके बाद हम देखते हैं कि 1857 कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे इसका क्या रीजन्स था और कैसे ये स्प्रेड हुआ।
तो जो 1857 रिवोल्ट है ये 10 मई 1857 को मेरठ, दिल्ली से 58 किलोमीटर की ये जगह है मेरठ, यहाँ से इस रिवोल्ट का स्टार्ट हुआ। यहाँ जो है जो सिपाही है वो अंग्रेजों के अगेंस्ट खड़े हो गए। तो सबसे पहला जो इनका अटैक था अंग्रेजों पे 1857 रिवोल्ट में, वो मेरठ से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे देखते ही देखते ये ऑल ओवर इंडिया फैल गया। तो ये मोस्टली नॉर्थ में ये पंजाब तक, नॉर्थ में पंजाब, साउथ में ये नर्मदा नदी तक, ईस्ट में बिहार बंगाल और वेस्ट में राजपूताना, इन सब स्टेट्स के लीडर्स, रूलर्स पार्टिसिपेट किए, पीजेंट्स वहां के लोग, और अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो गए इस रिवोल्ट में। सो अब हम आगे एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं काउजेस क्या है। तो काउजेस में हम सबसे पहला काउजेस देखते हैं मिलिट्री काउजेस। तो मिलिट्री काउजेस में सबसे पहला जो इसमें इशू आता है वो राइफल का इशू आता है। तो राइफल में क्या प्रॉब्लम था, तो राइफल का जो कवर बनाया जाता था कार्ट्रिजेस में, तो वो काऊ और पिग का फैट से बनाया जाता था। तो काऊ और पिग, ये हिंदुओं के लिए काऊ हम जानते हैं कि ये बहुत ही पवित्र माना जाता है, और पिग जो है वो हराम माना जाता है मुस्लिम्स के लिए। तो ये जो कवर होता था राइफल का, उसमें जो फैट चढ़ा होता था, तो उसको यूज करने से पहले उसको मुंह से हटाना पड़ता था। तो ये दोनों के लिए डेरोगेटरी हुआ। तो इसमें मिलिट्री काउज में पहला तो हुआ राइफल, जो कि इसके सीधे रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किया। दूसरा काउज हम देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशंस, जो सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स को इंग्लिश सोल्जर्स के अगेंस्ट बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। जो इंडियन सोल्जर्स होते थे उनको सैलरी कम दिया जाता था इंग्लिश सोल्जर्स के को। उसके बाद इसका प्रमोशन बहुत कम होता था, अलाउंस कम दिया जाता था। तो ये सब रीजन्स जो था एक तरह से बैकग्राउंड तैयार कर रहा था इंडियन सोल्जर्स को ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट करने का। फिर मिलिट्री काउज में हम एक और देखते हैं, एक चीज बताना है कि इसमें जो ब्रिटिश सोल्जर्स में ऑफिसर्स जो होते थे वो इंग्लिश होते थे, और जो लोअर सूबेदार सिपाही जो होते थे वो इंडियंस होते थे। तो कंपोजिशन जो होता था 90% इंडियन होते थे और 10% की बस इंग्लिश होते थे। लेकिन इंग्लिश सोल्जर्स को सैलरी अलाउंस ये सब इंडियन सोल्जर्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा दिया जाता था, और जो है इनको बहुत ही ह्यूमिलिएट भी किया जाता था इंग्लिश सोल्जर्स के द्वारा। इसको बहुत ही डेरोगेटरी वर्ड से इनको ह्यूमिलिएट करते थे, जैसे कि इनको सुअर बोलते थे, सुअर, निकर मतलब ब्लैक। तो ये सब जो यूज होता था आर्मी में, इनका जो ये रवैया था, तो ये सब रिवोल्ट करने के लिए इनको उकसाया, और जो ब्रिटिश सोल्जर्स जो थे वो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिए। ओके, सो दूसरा हम देखेंगे पॉलिटिकल रीजन। तो पॉलिटिकल रीजन में सबसे पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था क्या। एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये जो था ब्रिटिश का एक चाल था इंडियन स्टेट को अपने रूल में लाने का। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या किया कि जो भी स्टेट का नेचुरल हायर नहीं होता था, मतलब अपना बेटा नहीं होता था, तो उसको वो छीन लेते थे। तो उसको डलहौजी क्या किया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस किया, और वो स्टेट जिस स्टेट का नेचुरल हायर नहीं होता था वो स्टेट ब्रिटिश रूल में
ज्वाइन कर लेते थे। तो इस तरह से ये छीनने का जो एक विधि था। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सा स्टेट जो था वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर आया था, किसको ब्रिटिश में कन्वर्ट किया गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि सतारा 1848 में आता है, जयपुर 1849, फिर उसके बाद संबलपुर और 1850 में, फिर उदयपुर 1852 में, उसके बाद झांसी 1853 में, उसके बाद नागपुर 1854 में। तो इस ऑर्डर में इंडियन स्टेट को ब्रिटिश जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर अपने कंट्रोल में कर लेता है। तो ये जो इन स्टेट को जो अपने कंट्रोल में किया, तो ये ब्रिटिश इंडियन रूलर्स जो थे इनको इनके सेंटिमेंट्स को हट पड़ा, इनका प्रॉपर्टी, लाइफ्स, ऑनर सब कुछ खत्म कर दिया इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ने। तो इन स्टेट्स के जो लीडर्स थे, रूलर्स थे, तो वो ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए और उनके रिवोल्ट में इनका साथ दिया सोल्जर्स का। अब हम पॉलिटिकल रीजन में ही नेक्स्ट देखते हैं, ये एनेक्सेशन ऑफ अवध, जो स्टेट को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में नहीं कंट्रोल कर सका। ब्रिटिश नया नया पैमाना और नया नया लॉ इंट्रोड्यूस करता था ताकि अधिक से अधिक इंडियन स्टेट को अपने कंट्रोल में लाया जा सके। तो एनेक्सेशन ऑफ अवध जो था, इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था 1857 में, क्योंकि अवध का जो ब्रिटिश आर्मी में सोल्जर्स जो थे, इंडियन सोल्जर्स, वो मैक्सिमम अवध से आते थे। और ये जो सोल्जर्स थे, इनको अपने नवाब के लिए लॉयल्टी था ये और सिंपैथी था। जब अवध को एनेक्स कर लिया गया, तो यहाँ के इसके सारे सोल्जर्स को भी ब्रिटिश आर्मी में मर्ज किया गया। बट ये तो अपने लॉयल थे अपने नवाब के, तो इनको बड़ा दुख हुआ कि इनके रूलर्स को हटा दिया गया, क्योंकि ये जो इंडियन रूलर्स होते थे ये कंपैरेटिवली काफी बेटर होते थे। ये लोग जमीन से जुड़े होते थे, लोगों को अपनापन होता था। तो ये टैक्स में या तो कुछ और प्रॉब्लम हुआ तो ये सुनते थे। तो यहाँ के जो सोल्जर्स थे उनको उनके सेंटिमेंट्स को धक्का लगा, क्योंकि वो अपने रूलर्स के प्रति लॉयल थे और उनको सिंपैथी था। तो ये सारे जो अवध के जो आर्मी वाले सोल्जर्स थे, ये सब ने भी साथ दिया और ब्रिटिश ये जो 1857 का रिवोल्ट था और तेजी से आगे फैला। हम आगे देखते हैं इकोनॉमिक कॉज क्या था। इकोनॉमी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हम किसी भी सोसाइटी में देखें, किसी भी समय में देखें, तो हर टाइम एंड स्पेस में जो इकोनॉमी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ब्रिटिश रूल के टाइम क्या हुआ कि पॉवर्टी इंडियंस में बढ़ गया, पॉवर्टी इंक्रीज हो गया, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ से जो भी टैक्स वसूल करते थे और जो भी इनको सरप्लस में पैसे होते थे, वो सारे लंदन सप्लाई हो जाते थे। तो इंडियन सब्जेक्ट के ऊपर खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे होते नहीं थे और इससे धीरे धीरे पॉवर्टी बढ़ता चला गया। तो ये पॉवर्टी बढ़ने से इंडियंस में एक अनरेस्ट पैदा हुआ और ये फिर 1857 रिवोल्ट में इनको जब मौका मिला तो हर तबके का लोग खुल के सामने आए और उसमें पार्टिसिपेट किया। दूसरा जो इकोनॉमिक कॉज होता है अनएम्प्लॉयमेंट। इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि ब्रिटिश रूलर्स के इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसा था कि इंडिया में एक तरफ तो हम देख रहे हैं वेस्ट इंग्लैंड में और अदर यूरोपियन कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बट उसके अगेंस्ट इंडिया में क्या चल रहा है, तो इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। ये वर्ड देखिए, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि जो भी बना बनाया माल है वो सारे प्रोडक्ट इंडिया में सप्लाई हो रहे हैं इंग्लैंड से, क्योंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो वहाँ पे जो है सप्लाई बहुत बढ़ गया। तो सप्लाई को मार्केट चाहिए था, तो वो मार्केट उसको इंडिया में मिला और यहाँ के जो हमारे बुनकर थे, जो भी
कपड़ा बनाते थे या जो भी अलग अलग कामों में इन्वॉल्व थे, उनका रोजगार छीन गया और वो फिर जाके कृषि पर डिपेंडेंट हो गए। तो इंडिया में जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ब्रिटिशर्स के पॉलिसी के कारण, तो वो जो है 1857 रिवोल्ट में अनरेस्ट का रीजन था ही, और जब इनको मौका मिला तो फिर ये भी कूद पड़े। इकोनॉमिक काउज के बाद देखते हैं हम सोशल और कल्चरल काउज। सोशल और कल्चरल काउज में हम देखते हैं जब ब्रिटिश रूल इंडिया में स्टैब्लिश था, तो ब्रिटिश क्या कर रहे थे कि हमारे लॉज और हमारे जो सोसाइटी में कुछ कुछ बुराइयां थी, जैसे कि सती था, विडो जो छोटी छोटी लड़कियों का शादी हो जाता था वो विडो हो जाती थी, तो उनका फिर से शादी नहीं होता था, करवाया जाता था हमारे कस्टम के अकॉर्डिंग। तो ये सब चीजें जो थी बहुत ही गलत थी, और तो ब्रिटिश को लगा कि इन पे सुधार करना चाहिए। तो अंग्रेज क्या किए कि लॉ बनाने लगे और एंटी सती लॉ बनाया, विडो रीमैरिज लॉ बनाया। तो इन सब लॉ से क्या हुआ कि हिंदू ऑर्थोडॉक्स जो थे उनको अच्छा नहीं लगा, और उनको लगा कि ये हमारे कस्टम और हमारे कल्चर को खराब कर रहे हैं। तो एक सेक्शन ऑर्थोडॉक्स हिंदू का इसके अगेंस्ट हो गए इन सब लॉ के कारण। तो दूसरा रीजन था मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज। ब्रिटिशर्स के साथ साथ क्रिश्चियन मिशनरीज भी आए। तो एक सेक्शन, एक ग्रुप को लगने लगा कि ये हमारे धर्म पे खतरा है, और ये जो है मिशनरीज जो है कुछ फोर्सफुल कन्वर्जन भी करा रहे थे, कुछ फोर्सफुल, कुछ लालच में, कुछ एजुकेशन के नाम पे। तो ये जो कन्वर्जन होने लगा क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा, तो ये एक तरह से थ्रेट पैदा किया इंडियन ग्रुप में। तीसरा क्या हुआ कि रिमूवल ऑफ पर्शियन। 1837 में पर्शियन को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज हटा दिया गया और इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया गया एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इंडियंस जो थे वो तो इंग्लिश लैंग्वेज से वो इतने परिचित नहीं थे, उनको इतना नहीं आता था। मास लेवल पे जो था पर्शियन का बोलबाला था, और जैसे ही अगर ऑफिशियल लैंग्वेज हटा दिया जाएगा तो सारे जॉब्स जो थे वो सारे पर्शियन के हाथों से चले गए इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश नॉन लोगों के पास। तो इंडियंस में ज्यादा पर्शियन लोग जानते थे, तो इससे क्या हुआ कि इनके जॉब छीन गए, तो इससे इसके ऑनर प्रेस्टीज को धक्का लगा, और ये सारे जो अनएम्प्लॉयड लोग थे ये सारे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए और 1857 रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। ओके, तो आज हम देखें कि 1857 रिवोल्ट में के क्या क्या रीजंस थे, 1857 रिवोल्ट को समझा। अब हम इसमें आगे देखते हैं कि लीडर्स कहाँ थे और उनका कहाँ कहाँ सेंटर था। तो इसमें जो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट लीडर्स थे उसको हम देखेंगे आज। पहला जो है वो मंगल पांडे। मंगल पांडे कहाँ से थे? तो कोलकाता से। इसमें दूसरा जो हम देखेंगे बहादुर शाह जफर, ये कहाँ से थे? तो ये दिल्ली से थे। उसके बाद देखेंगे जीनत महल, ये भी दिल्ली से थे। फिर रानी लक्ष्मीबाई, ये झांसी से हैं। उसके बाद हम देखेंगे कुंवर सिंह, ये आरा से थे, जगदीशपुर बिहार। फिर उसके बाद देखेंगे बेगम हजरत महल, ये लखनऊ से आती थी। उसके बाद नाना साहेब, ये कानपुर से थे। तात्या टोपे, ये भी कानपुर से थे। ठीक है, तो और भी बहुत सारे लीडर्स थे जो डिफरेंट पार्ट से इन 1857 रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। तो ये जो इम्पोर्टेंट है, इनको ये जो एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं तो इनको हम नोट डाउन कर लेंगे और फिर ठीक है। और आगे जो हम देखेंगे ये हमारा क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। और फिर है फेल्यूर एंड इट्स रीजन। क्या रीजंस थे जो 1857 रिवोल्ट फेल हो गया और एक इंडियन रूलर नहीं इस्टेब्लिश कर पाया, इंडियन रूल नहीं इस्टेब्लिश कर पाया, और ब्रिटिशर्स फिर से 100 साल, लगभग 100 साल तक इंडिया में बने रह गए। तो इन सब को हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।